हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, लेकिन आपको प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद करा दूंगा पूरी विथ ट्रिक्स के साथ। इसमें वीडियो नहीं रहेगी बिकॉज़ जो इसका कंटेंट था वो कुछ इस तरीके का था कि मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो के चलते आपको कुछ भी दिक्कत हो इसको समझने में। सो बेसिकली हम पूरी स्टोरीज़ के साथ करते हुए चलेंगे। बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्टोरीज़ बनाने की कोशिश करी हैं जिससे कि आप लोगों को भी पढ़ते समय इसको मज़ा आ जाए, और रिटेन करने की मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ही याद रह जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ट्रिक्स। पहले तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसके पैरेलल में इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया है। ये कलर चूज़ कर लेते हैं, हम रेड कर लेते हैं। सो देखियो, जैसे यहाँ पे है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका हो गया सिक्स्थ। सो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख दिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको स्टोरी के थ्रू। तो ये एक बिजनेसमैन है। क्या है? एक बिजनेसमैन। सो बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। इसने सोचा कि मैं एक जगह में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये चला गया एक कंपनी के पास जिसका नाम है बत्रा एंड कंपनी। और बत्रा एंड कंपनी में इसने वहाँ पे उसके अकाउंटेंट को बुलाया। अब उसके अकाउंटेंट को उसको बुला करके उससे पूछा पहले कि मुझे तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम लोग अपनी मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्लोज़ करो कि तुम लोग कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करते हो। सो इसका ये हमारा इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब देखिए, इसी तरीके से पूरी स्टोरी के थ्रू हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये सारे याद हो गए। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका, उसने उससे पूछा कि इन्वेंट्री का रेट बताओ कि जो भी तुम अपने यहाँ पे सामान बेचते हो इस इन्वेंट्री का रेट क्या है। सो इसको कहेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो कि आपका हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, चलिए इन्वेंट्री का रेट बताओ के बाद उसने उसी इन्वेंट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा। उसने कहा कि इस इन्वेंट्री से कैश कितना कमाते हो, यानी कि ये जो इन्वेंट्री को आप बेचते हो तो आपको कैश कितना मिलता है उससे। सो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विच इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी इन्वेंट्री से कैश कितना कमाते हो के बाद उसने पूछा कि ये जो तुम पैसा कमा लेते हो ये सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाने के लिए है या आफ्टर भी रहेगा, तुम्हारे पास कोई कंटिजेंसीज के लिए पैसा बचता भी है या नहीं, सारा यहीं खर्च कर देते हो या कुछ कंटिजेंसीज के लिए भी बचा पाते हो। सो यही है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 विच इज़ कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। फिर उसने बोला फाइनली ये बताओ कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना कमाते हो। ये सब तो ठीक है, जो मेरे को मेन चीज़ से जिससे जो मुझे चाहिए वो है नेट प्रॉफिट। वो कितना कमाते हो, प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो इससे आपका हो गया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। यहाँ पे भी मैंने टिक कर दिया है। हाँ, सॉरी। नाउ हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज कि डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, WDV या SLM। सो इसने क्या बोला कि जो तुम डेप्रिसिएशन का मेथड लगाते हो, जैसा कि आप जानते हो हमारे पास डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं विच इज़ WDV या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम एक ही अमाउंट 10K, जैसे अगर हमारा डेप्रिसिएशन है तो हम हर ईयर 10K लगाते हैं, और WDV हमारा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू का 10%, जैसे 10% या कोई भी परसेंट रहेगा वो काटते हुए चलते हैं। तो यही पूछा उसने कि डेप्रिसिएशन के दोनों में से आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आगे बढ़ने से पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली स्टोरी क्या है, एक बिजनेसमैन गया इन्वेस्ट करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास, एक कंपनी के पास, बत्रा एंड कंपनी। उसने उसके अकाउंटेंट से पूछा कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करते हो, फिर इन्वेंट्री का रेट बताओ, इन्वेंट्री से कैश कितना कमाते हो, ये पैसा सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाने के लिए है या आफ्टर भी रहेगा, और कंटिजेंसीज के लिए कुछ पैसा है।
फिर इसके बाद उसने कहा कि नेट प्रॉफिट और लॉस बताओ, फिर उसने कहा कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करते हो। तो ये बेसिकली हमारे हो गए यहाँ पे 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अकाउंटिंग सेट ऑफ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ, जहाँ पे हम कवर करते हुए चलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। उसको वो बिज़नेस पसंद नहीं आया, जो ऊपर उसने बिज़नेस देखा बत्रा एंड कंपनी, उसको बत्रा एंड कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा बत्रा एंड कंपनी में इतना मज़ा नहीं है, सो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो घूम फिर के आया दूसरी मार्केट में, जहाँ पे उसको पता लगा कि इस समय बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे कमाई अच्छी है। तो उसने क्या करा कि उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी। तो इससे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ हुआ क्या, इसने जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, इसने इसको 2 साल बाद सेल कर दिया। आफ्टर 2 ईयर्स उसने उसको सेल कर दिया। तो 7 + 2 9, सो 9 में आके उसने सेल कर दिया और उसने उससे करा अर्न रेवेन्यू, देन सोल्ड इट आफ्टर 2 ईयर्स एंड अर्न रेवेन्यू। ये ट्रिक्स भी मैंने आपके लिए यहाँ साइड लिखी हुई है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। सो अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डेफिनेटली आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप पेपर में भी जस्ट एक बार ही इसके थ्रू गो थ्रू कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिटेन रह जाएगा। स्पेसिफिकली मैंने इसी वीडियो के लिए और आपके लिए डिज़ाइन करी है ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 विच इज़ रेवेन्यू रिकग्निशन, कि उसने 2 साल बाद सेल करके रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट 10th विच इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी इसकी ट्रिक क्या है, उसने जो रेवेन्यू कमाया उसने बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट एंड परचेस्ड फ्रॉम दैट रेवेन्यू, उसने उसी रेवेन्यू से अर्न करा था और पैसा लगा दिया किसमें, बिल्डिंग में प्लांट में और मशीनरी में, उसी पैसे को लगा दिया जो इसने पैसा कमाया। अब इसके बाद इसने क्या करा, ये हो गए हमारे यहाँ तक के 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पे। इतना सब होने के बाद उसने नोटिस करा कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में ना इन्वेस्ट करना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि रेट चेंज हो रहे हैं। उसने देखा कि फॉरेन रेट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है। तो उसने क्या करा कि सोचा मैं फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाता हूँ। अब उसके बाद उसने एक और चीज़ नोटिस करी कि ना गवर्नमेंट इस पे ग्रांट भी दे रही है। ये जो मैं फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाना चाह रहा हूँ इस पे गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है। यहाँ पे लिखा है मैंने, जो फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है। सो हमने क्या देखा कि चेंज आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट में और गवर्नमेंट पैसा ग्रांट कर रही है जो भी फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है। यानी कि कंपनी गवर्नमेंट जो भी आपको पैसा देगी वो किस वजह से देगी, जो आप फॉरेन एक्सचेंज में अगर लेके आते हो। तो इसको लाने के लिए इसने क्या सोचा कि मैं एक कंपनी खोल लेता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ फॉरेन करेंसी में। सो उसने करा इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी। सो इसको हमने किस तरीके से दिखाया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। सो अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी उसने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी उससे उसने ये रेवेन्यू रिकग्नाइज करा था और उस रेवेन्यू को रिकग्नाइज करके उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगाया था। फिर उसने नोटिस करा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है जो भी फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, और उसने इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज की एक इन्वेस्टमेंट करी। सो ये हो गई हमारी 7 to 13। अभी देख सकते हो आपको कितना इजीली याद हो जाएगा। ये स्टोरी आप कॉरस्पॉन्डिंग में याद रखोगे और आपको साथ के साथ यहाँ पे ये भी याद रह जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ अब हम आते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि हम कवर करेंगे 14 to 19 के बीच में। चलिए पहला देखते हैं 14। तो अब इसके पास देखो 2 बिजनेस हो गए थे। इसने जो यहाँ से स्टार्ट करा था, इसने पहले एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस स्टार्ट करा था और इसने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वाला भी स्टार्ट करा जिसमें इसने इन्वेस्ट करा था। सो बेसिकली इसके पास हो गई थी अब 2 कंपनीज या 2 आप बिजनेस कह सकते हो। सो उसने क्या सोचा, अब 2 हो गए हैं ना तो इनको मैं आपस में अमेलगमेट कर देता हूँ। सो इसी से आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि नाउ ही हैड 2 बिजनेस, सो उसने कंस्ट्रक्शन प्लस फॉरेन एक्सचेंज को अमेलगमेट कर दिया तो उसका बन गया अमेलगमेशन। इसके बाद उसने क्या करा, उसने करा कि इसके पास क्योंकि अब 2 बिजनेस हो गए थे तो इसने क्या करा, इन दोनों बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करा, एम्प्लॉयज़ को हायर करा
और उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए, उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए क्योंकि इसने अपनी दोनों कंपनी के लिए एक ही सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया जो कि दोनों बिजनेस को देख सके। सो फॉर बोथ बिजनेस ही हायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड ऑफर्ड मैनी बेनिफिट्स। सो इससे हमारा क्या निकलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आई होप ये आपको ट्रिक्स में मज़ा आ रहा होगा, बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आया था जब मैंने इसको बनाया था। तो आशा करता हूँ आपको अगर पसंद आए तो डेफिनेटली, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर देना अभी जा करके लाइक। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की तरफ। सो 16 बेसिकली क्या है कि टू ग्रो मोर ही बोरोड मनी। अब क्या हुआ, उसके पास दो बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड थे, अब प्रॉफिट की भूख तो इंसान की ख़त्म नहीं होती, तो उसने सोचा कि मैं और ग्रो करता हूँ तो मैं इसके लिए मनी बोरो करता हूँ। सो ही सेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आ जाता है यहाँ पे आपका बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, 16 के बाद उसने क्या करा, उसने इसके बाद सेगमेंट वाइज प्लान किया करा मनी को यूज़ करने का। कैसे किया, देखो इनके दो बिजनेस थे अभी तक जो हमने ये ऊपर देखे थे आपके, ये आपने देखा था कंस्ट्रक्शन प्लस फॉरेन, ये इसका था कंस्ट्रक्शन प्लस फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस। अब इसने इसमें क्या करा, इसने सोचा मैं सेगमेंट वाइज प्लान करा मनी को यूज़ करने का, तो इसने कहा कि मैं एक दो तो ये हो गया प्लस एक न्यू बिजनेस जो मैं सोच रहा हूँ जहाँ इन्वेस्ट करने का वो भी देखता हूँ। तो ये जिसने सेगमेंट बनाए इसे कहते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये हमारा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अभी इसके बाद हमने क्या देखा कि ये सब करने के बाद उसने सोचा कि ये मैं आइडिया अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है पैसा लगाने के लिए उनको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, रिलेटेड पार्टी को मैं डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। तो इससे आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। इसके बाद उसने क्या करा, इस इन्वेस्टमेंट एंड बोरो करी इसने मशीनरी ऑन लीज। ये पैसा इसने इन्वेस्ट कर दिया और मशीनरी में पैसा लगाया, मशीनरी के लिए भी पैसा लगाया और इसको इसने लीज पे ख़रीदा। जैसा कि आप जानते हो कि मशीनरीज़ और प्लांट एंड मशीनरीज़ बड़े बड़े लेवल की होती हैं और इनको जनरली क्योंकि कोई भी कंपनी पूरा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो इन चीज़ों को हमेशा जनरली लोग लीज़ पे ही ख़रीदते हैं। तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो आप देख रहे हो हम लोग A1 to 19 कब आ गए पता ही नहीं चला, लिटरली हमने इतने सारे कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली अब हमारे रह गए हैं ओनली 10 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि हम कवर करते हुए चलेंगे हमारे लास्ट चार्ट में। इसमें हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 to 29। आई होप सो इसके लिए भी आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। सो चलिए देखते हैं इसमें क्या किया इसने। इस बंदे ने कहा कि कंपनी का EPS बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मेजर प्रॉफिट्स। अभी क्या हुआ इसके पास, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इसके पास 3 कंपनीज हो गई। सो इसने नोटिस करा कि 3 कंपनीज हो गई हैं और इक्विटी जो भी मैंने इन्वेस्ट करके बैठे हैं पैसा उनका EPS बढ़ गया है, इस वजह से उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, उनको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 होता है हमारा EPS से रिलेटेड। अभी 3 कंपनीज हो गई थी तो तीनों को उसने सोचा कि अब कंसोलिडेट कर देता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे चलाने में। सो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में इसको कंसोलिडेट कर दिया 21 में। ये सब आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में भी, इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं, कुछ कुछ हिंदी में लिखी है। जैसे आप ये देख सकते हो कंपनी का EPS बढ़ गया बिकॉज ऑफ मेजर प्रॉफिट्स, एंड 21 में थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखा है कंसोलिडेटेड ऑल 3 बिजनेस। तो आप अगर वीडियो भी देख लेंगे और PDF को भी साथ रखेंगे तो आपको ये देखने में थोड़ा इजी रहेगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। सो क्या हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नोटिस करा कि यार इस बंदे के पास बहुत पैसा है और ये पे भी नहीं कर रहा है, टैक्स भी नहीं पे कर रहा है, इतना सारा पैसा कमाता है लेकिन टैक्स तो पे नहीं करता है। तो उन्होंने उसको पकड़ा और उस पर हैवी टैक्स लगा दिया, उन्होंने उस पर हैवी टैक्स लगा दिया। वेट, उन्होंने उस पर हैवी टैक्स लगा दिया। सो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। इसके बाद उसने 22 के बाद उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार ये लोग मेरे पे टैक्स लगा रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ किसी तरीके से डिडक्शन लेने की ट्राई करता हूँ। क्या सोचा, मैं डिडक्शन लेने की ट्राई करता हूँ। तो डिडक्शन लेने के लिए इसने क्या करा कि इसने एक एसोसिएट कंपनी में पैसा लगा दिया। इसने सोचा मैं थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर दूंगा तो उससे थोड़ा मैं घपला करके बच जाऊंगा, बता दूंगा कि भाई एसोसिएट में मेरे को लॉस हुआ है और ये लॉस दिखा दूंगा और बोलूँगा इसी वजह से मेरा टैक्स नहीं पे कर पाता हूँ। बट उसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने ये अलाउ नहीं किया और इसको डिसअलाउ कर दिया।
सो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे 23 निकलता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसने जो एसोसिएट कंपनी में पैसा लगाने की कोशिश की थी, तो इससे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 हम याद रख सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। इसके बाद आते हैं 24, उसने जो ये एसोसिएट में पैसा लगाया क्योंकि फ्लॉप हो गया तो उसको इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ये जो इसने पैसा लगाया यहाँ इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा इस ऑपरेशन को, तो ये इससे हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अभी इसके बाद हम चलते हैं हमारे 25 की तरफ। ड्यू टू दिस ही हैज़ टू यूज़ द इंटरिम रिपोर्टिंग। अच्छा हुआ क्या, इसके बाद इसको इंटरिम रिपोर्टिंग करनी पड़ गई, ये घपला कर रहा था और फंस भी गया, तो इससे क्या हुआ, इसको इंटरिम रिपोर्टिंग। अच्छा, इंटरिम रिपोर्टिंग मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ। सो बेसिकली इंटरिम रिपोर्टिंग क्या होता है, मिड ईयर में अगर आप कुछ रिपोर्ट करते हो मिड ईयर में, तो उसे कहा जाता है इंटरिम। यानी सपोज करो ये आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ईयर स्टार्ट हुआ और ये आपका ईयर एंड है, लेकिन आप ये जो बीच में रिपोर्टिंग करते हो मिड में, इसे कहते हैं इंटरिम रिपोर्टिंग। सो इसको ये नो वेट यस, सो इसे ये इंटरिम रिपोर्टिंग करनी पड़ी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के बाद हम यहाँ से चलते हैं 26 की तरफ। उससे उसकी गुडविल को बहुत नुकसान हुआ, ऑब्वियसली इतना सारा टैक्स खा चुका है, तो इससे इसकी गुडविल को नुकसान हुआ, और गुडविल हमारी होती है इंटेंजिबल एसेट। क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट। सो इससे हमारा आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स। अभी 26 के बाद हम चलते हैं 27 की तरफ। सो 27 में क्या करा, उसको काफ़ी इन्वेस्टर्स ने लेफ्ट कर दिया एज दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, क्योंकि ये इसने कंपनी क्या बनाई थी, इसने कंसोलिडेट किया था, तो ये क्या हो गई थी, एक जॉइंट वेंचर थी। जॉइंट इतने सारे बिजनेस इसने ज्वाइन कर रखे थे, इसने जॉइंट वेंचर की फॉर्म में थी, तो इन्होंने इसको इनसे इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये ट्रिक है याद रखने की, तो बेसिकली इसमें हम याद रख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसकी असेट वैल्यू डाउन हो गई और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हो गया, वैल्यू डाउन हो गई। अभी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होता है कि जब आपकी एसेट्स की वैल्यू, जैसे सपोज करो आपकी एसेट्स की वैल्यू है 10,000 रुपीज़ एक्चुअल में, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू जब फॉल कर जाती है, यानी कि जो इससे भी कम रेट पे दिख रही होती है, यानी कि 5,000 की ही रह जाती है, तो ये होता है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, यानी कि फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स। इसको हम क्या कहते हैं, फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। सो बेसिकली इसका हो गया इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो इससे आप याद रख सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद करने के बाद हम अपने लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं, विच इज़ प्रोविजन कंटिजेंट। इसके बाद क्या हुआ, इतना सब हो गया तो बेचारा, देखो आपने तीनों इमेज में देखिए, इसकी मैंने तीनों इमेज कैसी बनाई हैं आप देखो। पहले बेचारा खुश था जब इन्वेस्टमेंट करने आया था, फिर सेकंड फेज़ में भी बेचारा खुश रहा, थर्ड में भी खुश रहा यहाँ पे, और फोर्थ में आके इसका देखिए आप मुँह सैड हो गया। क्यों सैड हो गया, क्योंकि इतना सारा धोखा खा लिया है इसने ऑलरेडी। इतना धोखा तो किसी को भी मिले बेचारा सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। तो इसके बाद इसने क्या करा, ये प्रोविजंस बनाए कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स में। इसने इसलिए बनाया ताकि फ्यूचर में ऐसा हो तो मैं सेफ रह सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे ख़त्म कर दिया, आप देख सकते हो 1 to 29 तक हम गए हैं। और अभी इसकी बेस्ट बात क्या है कि आप ये वीडियो को 2-3 बार सुनना, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये स्टोरी रिटेन रह जाएगी विथ कि पहला फेज़ इसका कैसा रहा, सेकंड फेज़ में इसने क्या करा, फिर थर्ड में क्या करा, फिर फोर्थ में क्या करा। सो इसको आप रिटेन कर पाओगे। मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा हूँ दोबारा से रिवाइज़ करा के, बिकॉज उससे वीडियो भी लेंथी हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप मेरे को 2-3 बार सुन लें इसी वीडियोज़ को, जिससे आपको क्या रहेगा कि और अच्छे से याद रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया है, और बहुत सारे टॉपिक्स अभी लेके आऊँगा। मैराथन की भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो उतना टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो आई होप आप
अंडरस्टैंड करोगे। एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए, टैक्स हो गया, लीगल एस्पेक्ट्स हो गया। मैं ट्राई करूँगा इनके ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। एंड जैसे जितना भी टाइम मुझे मिल पाएगा एक्स्ट्रा मैं डेफिनेटली इसके लिए दूंगा। सो बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।